नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। आनुषंगता, कोटि, वेग नियम, आपके अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और उसका जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हमने देख लिया था। अब आज चलेगा आपके अभिक्रिया की कोटि में शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी? शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी अपनी जो हेडिंग है आज, वो है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा आपके, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हाँ जी, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा आपके, सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा आपसे, वो तो ये पूछा जाएगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक या समाकलित वेग समीकरण की क्या कीजिए, व्युत्पत्ति कीजिए। आपसे सीधे ही सवाल पूछ लेगा 2 नंबर में। बाकी आपसे न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ सकता है, इसका अर्धायुकाल पूछ सकता है, इसका कोई एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे। इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कोई ग्राफ भी पूछ सकता है आपसे। ग्राफ वगैरह भी अपन बनाएंगे, कैसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या है? अपन ने क्या कहा कि वेग नियम में जो सांद्रता पद है उनके घातांकों का योग क्या हो, मतलब घातांकों का योग करते हैं तो क्या आती है? कोटि। अब शून्य कोटि का मतलब क्या है? घातांकों का योग शून्य आ जाए। घातांकों का योग क्या आ जाए? शून्य। अब घातांकों का योग शून्य होगा, मान लो किसी भी राशि की पावर जीरो। अरे जीरो का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के कैसा होता है? समानुपाती। वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसका मतलब तो क्या हुआ कि किसी भी राशि की पावर जीरो का मतलब एक। इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया का वेग किससे? अभिकारकों की सांद्रता से कैसा? अरे इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। कैसा है? स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सांद्रता में बगैर परिवर्तन किए तो, अरे मान लो खर्चा करो ही नहीं तो प्रॉफिट क्या होगा? क्या बगैर खर्चे की प्रॉफिट हो सकता है क्या? कि खर्चा करें नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जाए। पहले खर्चा करना पड़ेगा फिर प्रॉफिट। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इससे ये मतलब नहीं है कि वहां अभिकारक भाग ही नहीं ले रहे। जब अभिकारक भाग ही नहीं लेंगे तो उत्पाद बनेगा कहां से? तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ कोई उत्प्रेरक वगैरह लेते हैं, उसकी सतह पे अभिकारक आके पहले अधिशोषित हो जाते हैं, फिर वहां से अधिशोषित होते हैं तो वहां से वो हटके और फिर दूसरी जगह जाते हैं रिएक्शन करने के लिए। तो वो जितने हटके मतलब जितने आके वहां जमा हो रहे हैं और वहां से जितने हट रहे हैं, जमा होने को तो अधिशोषण बोलते हैं और उसको विशोषण बोलते हैं। अधिशोषण और विशोषण दोनों की दर कैसी होती है? बराबर। यानी कहने का मतलब ये है, मान लो अरे 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मान लो 100 में से क्या किया, 40 को उठा के अरे दूसरी जगह भेज दिया, पर दूसरे 40 आ गए। जैसे दूसरे 40 आए और यहाँ से 40 भेज दिए, तो वो रेट कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। स्टूडेंट वहां 100 के 100 ही रहेंगे। बस ऐसे ही यहाँ भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि भाई अभिकारक भाग ही नहीं लेते हैं। अरे अभिकारक भाग ही नहीं लेंगे तो अभिक्रिया होगी कैसे फिर? ठीक है ना। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अधिशोषण की दर और विशोषण की दर है, वो कैसी होती है? समान। यानी वो कांस्टेंट बनी रहती है। इसलिए कह देते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, बाकी निर्भर करता है। तो क्या लिखेंगे ऐसे कि ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की अभिकारकों की अभिकारकों की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की
सांद्रता के अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, होता है शून्य कोटि की, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखो अब कि मान लो एक अभिक्रिया हो रही है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपके, और एक प्रोडक्ट। तो देखिए अभिक्रिया वेग कैसे लिखते हैं अपन, कौन सा, अवकलित वेग समीकरण, यह है याद आपको, याद कि अवकल वेग समीकरण माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से कि माइनस का, अरे अवकलित वेग समीकरण क्या लिखेंगे बच्चों यहां से, देखिए माइनस का डी आर अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है, बराबर क्या होगा के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, अब उसकी कौन सी पावर यहां, अरे यहां तो जीरो पावर के कैसा है, समानुपाती। भाई ये के कब आता है, तो समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का डी आर अपॉन डी टी समानुपाती किसके, आर की पावर जीरो के। या समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ स्थिरांक आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे कह दूं कि माइनस का डी आर अपॉन क्या होगा आपके डी टी बराबर क्या होगा के। क्यों, क्योंकि चूंकि आर की पावर, यानी आर की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, अरे वन, आर की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया बच्चों, वन। ये लो, इसको आगे क्या कह सकते हो आप देखना, इसको आगे आप ऐसा कह सकते हो, देखो डी आर, अरे डी आर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस का के डी टी। कैसे लिखा, अरे डी आर बराबर के इंटू डी टी। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस साइन इधर है, अरे ये माइनस साइन इधर है, देखो ऐसा माइनस का डी आर बराबर ऐसा हो गया के डी टी। अब तो माइनस साइन को आपकी इच्छा, आप इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं, और फिर भी किसी को अगर दिक्कत है तो देखो इधर ही माइनस से गुणा कर दो, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये तो लिखा मैंने बस, माइनस का डी आर, सॉरी डी आर बराबर माइनस का के डी टी, डी आर बराबर क्या हो गया, माइनस का के डी टी। आगे देखिए आगे क्या होगा, सुनिए अब, ये समीकरण नंबर एक दे लेते हैं इसको, समीकरण नंबर एक। अब क्या कहेंगे सुनिए, अब समीकरण नंबर एक दे दिया, तो समीकरण एक का क्या कर देते हैं अपन, समाकलन। समीकरण एक का क्या कर देते हैं बच्चों, समाकलन। समाकलन करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर आपसे ऐसे वेग समीकरण या वेग व्यंजक की व्युत्पत्ति करवा सकता है। तो देखिए इसका यदि समाकलन करते हैं अपन तो क्या होगा, सुनना, इंटीग्रेशन, समाकलन का साइन ऐसा ही होता है, डी आर बराबर क्या होगा, देखो माइनस साइन है वो समाकलन चिन्ह से बाहर रहेगा, और कांस्टेंट भी समाकलन चिन्ह से क्या रहेगा, बाहर। तो इधर इंटीग्रेशन किसका होगा, अरे डी टी का, यानी इंटीग्रेशन डी आर बराबर माइनस का के और इंटीग्रेशन डी टी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखना डी आर का तो क्या हो जाएगा आर, और डी टी का टी। और जब भी समाकलन करते हैं तो एक समाकलन स्थिरांक लगाते हैं अपन, वो मैं लगा देता हूं, या आई लगा दो, सी लगा दो, आपकी इच्छा है कुछ भी लगा दो। तो क्या कहेंगे यहां से देखना आप, हाँ जी, तो इसका समाकलन कर रहे हैं तो यहां से क्या होगा देखना आप, ये तो हो गया आपके आर, डी आर का तो क्या हो गया आर, बराबर क्या है, डी आर का तो हो गया आर, और बराबर क्या है आपके माइनस का के टी, माइनस का के टी, और एक क्या लगा दिया अपन ने, समाकलन स्थिरांक।
सी, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमको समाकलन स्थिरांक सी का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं क्या, कि टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 का मतलब जो अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, यानी पूरे पूरे क्या है अभिकारक, तो क्या कह सकते हैं अपन कि जब टी बराबर, जब टी बराबर क्या हो, जब टी बराबर यानी टाइम क्या हो 0 हो, जब टी बराबर क्या हो 0 हो तो टी बराबर क्या हो 0 हो, हाँ जी, टी बराबर क्या हो 0 हो तो आर बराबर क्या होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर क्या मान लेते हैं आर नॉट। आर नॉट का मतलब अरे ये प्रारंभिक सांद्रता है आर नॉट। अब इसको रखो समीकरण 2 से क्या कहेंगे, इसलिए समीकरण 2 से क्या कहा जाएगा, देखना आप क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा क्या, देखो आर की जगह तो रख दो आप आर नॉट, ये लो बराबर क्या है माइनस का के टी, ये तो ऐसे कैसे चल रहा है सॉरी के, और टी की जगह क्या रखेंगे अपन, टी की जगह अरे टी की जगह 0 रखेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा 80, तो क्या हो गया ये तो 0 बन गया, तो सी बराबर क्या आ गया आर नॉट, अरे सी बराबर क्या आ गया आर नॉट, ये लो। अब अपन क्या कह सकते हैं कि सी का मान कहां रख दो आप, सी का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा देखना आप, 2 में जैसे ही रखेंगे, देखिए अब आर बराबर क्या है माइनस का केटी, माइनस का केटी, और सी की जगह क्या रखूंगा मैं आर नॉट प्लस आर नॉट, और देखिए इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूं 3, इसको समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 3 से एक ग्राफ बनाएंगे अपन, इसलिए अब देखिए मैं इसको क्या करूं, केटी को इधर ले आऊं, अरे केटी को तो मैं इधर ले आऊं और इस आर को मैं इधर भेज दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपकी केटी बराबर आर नॉट और माइनस का क्या हो जाएगा आपकी आर, आर नॉट माइनस आर, या इसको ऐसे कह रहे हैं अपन कि के बराबर क्या होगा आपके, के बराबर क्या होगा आपके, के बराबर हो जाएगा आपके आर नॉट माइनस हाँ जी, देखिए के बराबर क्या होगा आर नॉट माइनस आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके ये टी आ जाएगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूं, ये लो, और ये इक्वेशन नंबर जो 4 है आपके, यही क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी समीकरण 4, समीकरण 4 आपके इंपॉर्टेंट है, यही क्या है समीकरण 4, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक, तो क्या कहेंगे अपन समीकरण 4 क्या कहलाता है, अरे समीकरण 4 क्या कहलाता है बच्चों, समीकरण 4 कहलाता है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक, ये लीजिए मैं लिख देता हूं यहां, क्या कहेंगे अपन कि समीकरण 4, समीकरण 4 हाँ जी, समीकरण 4 शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए
समाकलित शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। ये लीजिए, समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। तो समीकरण 4 क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण। अब सुनिए, आप समीकरण 3 से यदि अपन ग्राफ बनाना चाहें, किससे? समीकरण 3 से। देखिए तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, सुनिए अब। हाँ जी, देखिए समीकरण 3 ये रहा हमारे पास। समीकरण 3, समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं अपन? अगर आपको ऐसा आता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आपको ये पूरा काम करना है पीछे से लेके कहां से। जैसे मान लो इस डेफिनेशन को भले मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मान लो, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, आर से पी बन रहा है। बस इसके लिए वेग नियम लिख दो, माइनस डी आर अपॉन डी टी। कौन सा? अवकलित वेग समीकरण था ना अपने पास। माइनस का डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या है? के आर की पावर 0, और किसी भी राशि की पावर 0 का मतलब 1। मैंने लिख दिया यहाँ। ये क्या बन गया? माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के। तो फिर डी आर बराबर क्या हो गया? माइनस का के डी टी। क्यों? माइनस डी आर है तो माइनस साइन को इधर लगाओ या इधर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैंने समाकलन कर दिया। जैसे इसका समाकलन किया तो देखो जो कांस्टेंट होते हैं वो समाकलन चिन्ह से बाहर आते हैं। वो समाकलन चिन्ह से बाहर आते हैं, मैंने माइनस के को बाहर रख लिया और dt का क्या कर दिया? समाकलन। इस dr का तो r हो जाएगा, dt का t हो जाएगा। और जब भी समाकलन करते हैं हम तो एक समाकलन स्थिरांक लगाते हैं हम। तो मैंने क्या लगा दिया? वो c। जैसे ये रहा, ये वाला, ये समाकलन स्थिरांक c लगा दिया। अब मुझे c का मान ज्ञात करना समाकलन स्थिरांक का। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, क्या? कि t बराबर 0 समय पर r बराबर क्या है? r नॉट। यानी अभिकारक की जो सांद्रता है r, वो क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन r नॉट। बस इसको मैंने यहाँ अप्लाई किया समीकरण 2 से। तो r की जगह तो r नॉट लिख दिया मैंने, और t की जगह क्या आ गया? 0। क्यों? t बराबर 0 है ना। बस इसको सॉल्व किया तो c बराबर क्या आ गया? r नॉट। c का मान उल्टा ले जाके वहां रख दिया मैंने, वहां रखा। तो ये समीकरण आ गया, समीकरण 3। और फिर इसको मैंने अरेंज कर लिया। कैसे? इसको मैं kt को इधर ले गया, प्लस का हो गया, और r को इधर ले आया, माइनस का हो गया। और बस k बराबर क्या है? t को नीचे भेज दिया। तो k बराबर क्या है? r नॉट माइनस r अपॉन t। यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस, अरे प्रारंभिक सांद्रता माइनस कोई समय t पर सांद्रता। r क्या है? किसी समय t पर सांद्रता, और t का लग गया भाग। r0 क्या है? ये r0 है ना, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। चाहे तो अपन लिख लेते हैं यहाँ। चलो यहाँ क्या लिखेंगे अब? तो यहाँ लिखेंगे इसमें। वैसे आपको पता है आर नॉट क्या है? अरे इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये t बराबर 0 लिख दिया ना अपन ने, r बराबर r नॉट मान लिया अपन ने। और r क्या है? किसी टाइम t पर कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन करेंगे तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 3 से क्या कहेंगे, देखना। समीकरण 3 क्या है हमारे पास? ये रहा। r बराबर क्या है? अरे r बराबर क्या है? माइनस का kt प्लस r नॉट। ये लो, माइनस का kt प्लस r नॉट, यही हमारे पास। अब देखो इसकी कंपेयर कर लो आप। मैंने आपको 3 टाइप के ग्राफ बताए थे कि आपकी पूरी जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें 3 ही टाइप के ग्राफ आएंगे। कितने टाइप के? 3। और 3 में से मैंने बताया था, देखो इसकी कंपेयर कर लो। y इक्वल टू क्या है? माइनस का mx प्लस c। अरे y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, साथ में अंत्यखंड है देखो, और स्लोप कैसा है? नेगेटिव। मैंने कहा था ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, ग्राफ ऊपर से नीचे। तो ग्राफ कैसा बनेगा? अरे ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों। कैसा? ऐसा देखो, ये ग्राफ बनेगा ऐसा आपका। ये लो, आप ग्राफ बनाओ। तो चलो मैं इधर बना दूं, यहीं बना दूं नीचे। चलो ये लो, अपने पास पेज तो है ना। देखिए कैसा बनेगा ग्राफ। तो आपसे कैसे कहेगा वो कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता r नहीं कहेगा, वो अभिकारक की सांद्रता कह देगा। और समय t के बीच में क्या बनाइए आप? ग्राफ। देखो इधर तो कौन आ रहा है आपकी? इधर तो कौन आ रहा है? अरे इधर तो आपके r आ रहा है। y एक्सिस पे तो कौन आ रहा है? r, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसी टाइम t पर। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, या मान लो 30 सेकंड बाद, कुछ भी हो सकता है टाइम। और इधर क्या है? टाइम, यानी ये समय ले लिया अपन ने,
ये क्या ले लिया, समय। तो ग्राफ कैसा आएगा, देखो ग्राफ आपको दिख ही रहा है, ग्राफ कैसा आएगा, अरे ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा। कैसा, स्लोप नेगेटिव है, साथ में क्या है, अंतःखंड। तो ग्राफ ऊपर से नीचे, एक सेकंड, ग्राफ कहां से आएगा, ऊपर से नीचे, ऐसे, ऐसा ग्राफ आएगा आपकी, ऐसा ग्राफ। अब देखिए आप यहां से, कि ये जो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक, मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी, हाँ जी, ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके आर नॉट, ये क्या नाम है, सी की वैल्यू, और सी कौन है अपने पास, आर नॉट। तो ये किसकी वैल्यू है आपके, आर नॉट की वैल्यू, किसकी वैल्यू है बच्चों, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट, ये लो, ये किसकी वैल्यू है आपके, आर नॉट। तो ये हो गया आपके अंतःखंड। और देखिए इसका स्लोप क्या है, स्लोप, इसका स्लोप है आपके, देखो क्या स्लोप, इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब लंबटे आधार, और हमको तो यहां किससे लेना है, स्लोप का मतलब के, स्लोप का मतलब क्या है, अरे माइनस का के। तो स्लोप कैसा है, स्लोप अरे माइनस में चल रहा है ना, तो स्लोप बराबर क्या है, माइनस के। बस ये ध्यान रखना हमको तो। अब देखिए आप आगे की बात, ये स्लोप हो गया। अब मान लो आपसे ऐसे कहते, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाया, उसका स्लोप इतना है, कुछ भी वैल्यू दे दे मान लो, तो बताओ वेग स्थिरांक का मान कितना होगा। तो स्लोप मान लो, अरे जैसे उसने 2 दे दिया मान लो, तो स्लोप 2 है, तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, अरे स्लोप बराबर माइनस के है ना। अब माइनस को मैंने कहा इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, तो हमको तो के निकालना है ना, तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। बस सीधे हमारा आंसर हो जाएगा, हमको सॉल्व करना नहीं। और जबकि हम ढूंढते रहेंगे इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है। चलो मैं यहां नोट कर देता हूं, देखो ये आर क्या है, आर नॉट आपका क्या है, सुनिए एक बार आपके लिए मैं नोट कर देता हूं कि आर तो क्या है, आर नॉट क्या है। देखो आर नॉट तो है, आर नॉट ये तो क्या है आपकी प्रारंभिक सांद्रता, ये लो, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। और आर क्या है, किसी समय, किसी समय टी पर सांद्रता, किसी समय टी पर क्या है, सांद्रता, किसी समय टी पर क्या है, ये सांद्रता, किसी समय टी पर सांद्रता, किसी समय टी पर सांद्रता, किसी समय टी पर क्या है, ये सांद्रता, किसी समय टी पर आपकी सांद्रता है, ये लो, हाँ जी, ये बिल्कुल आ रहा है आपके ग्राफ पूरा कंप्लीट। और ये आ गया आपके, हाँ ये लो। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, समीकरण 3 तो देखो वहीं से आ रहा है ऊपर से, आपको याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे याद नहीं रहे ना, इसी से तो हम इसको लाएंगे, इसको वापस से आप खोल लो कैसे, अरे के इंटू टी कर दो, और ये क्या हो गया आपके आर नॉट माइनस आर, यहीं तो पहुंच गए। अब क्या कर दिया, आर को इधर ले जाओ और के टी को इधर ले जाओ, तो क्या होगा, आर इधर जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, वो के टी इधर जाएगा माइनस, बस मैंने माइनस को आगे लिख दिया, प्लस को पीछे लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ पूछ सकता है आपसे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता यानी आर और समय टी के बीच में क्या बनाइए, ग्राफ। तो आपको ये ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ आपको बनाना है। तो आपको एक ही समीकरण याद रखना है, कौन सा, के बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन क्या है, टी, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अब सुनिए आगे, अब पढ़ते हैं हम शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। अब क्या पढ़ते हैं,
शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। ये लो, अपनी जो हेडिंग होगी वो है अर्ध आयु काल। भाई शून्य कोटि अभिक्रिया तो चली रही, ये तो अपन को पता ही। अब अपन लिख देते हैं अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, जिसको आप कहते हो हाफ लाइफ। क्या कह सकते हो आप? हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, अर्धायु काल। अर्धायु काल देखिए आप, अर्धायु काल। अब देखो अर्धायु काल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है अर्ध आयु काल। इसका मतलब कि कोई भी अभिक्रिया को आधा, भाई आधी कंप्लीट कब हो रही है वो, यानी 50% कंप्लीट कब हो रही है, वो समय क्या है? अर्धायु काल। तो क्या कहेंगे कि वो समय जिसमें अभिक्रिया क्या क्या हो जाती है? आधी कंप्लीट हो जाती है, यानी अभिक्रिया को अर्धपूरित होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल। या यूं कह दो आप कि अभिकारक शुरुआत में कितने होते हैं? 100%। तो वो 100 से 50 कब रहते हैं? कितने समय में रहते हैं? वही क्या है? अर्धायु काल। तो अपन चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा जिस समय में रह जाते हैं वो समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल। तो क्या कहेंगे अपन? इसकी डेफिनेशन देखिए आप, इसकी डेफिनेशन है अपने पास, ये लीजिए। क्या कहेंगे? अभिक्रिया को अर्धपूरित यानी आधा कंप्लीट होने में, अभिक्रिया को अर्धपूरित होने में, अर्धपूरित होने में लगने वाला समय, लगने वाला, अभिक्रिया को अर्धपूरित होने में लगने वाला समय अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। अभिक्रिया का क्या कहलाता है? अर्धायु काल, जिसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे टी हाफ, जो हाफ का मतलब 1/2 आधा, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं अपन। देखो अरे एक में 2 का भाग लगा दो, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 0.5। टी 0.5 का मतलब भी क्या है? अर्धायु काल। या आप इसको ऐसा कह दो कि टी कैसा? अरे 50%। 50% का मतलब क्या हुआ? भाई 50% का मतलब भी यही होगा कि अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो गई? अरे आधी कंप्लीट हो गई। 50% से प्रदर्शित करते हैं, से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये लो, अब देखिए क्या कह सकते हैं अपन, सुनना। समीकरण 4 क्या था हमारे पास? अरे समीकरण 4 क्या था हमारे पास? समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या था? देखो आप, के बराबर क्या था अपने पास? अरे R0 माइनस R, और अपॉन क्या था? टी। अपॉन क्या था? टी। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, यहां से देखो कंडीशन क्या है भाई, टाइम कितना है? अरे आधा हो गया ना, अर्धायु काल, टी हाफ। तो मैं ऐसे लिख दूं कि जब टी बराबर तो क्या हो? अरे टी हाफ, टाइम टी बराबर क्या हो? टी हाफ। और इस पर जो अभिकारक की सांद्रता है अपने आर, वो कितनी हो? अरे किसी टाइम टी पर अभिकारक की जो सांद्रता है, किसी टाइम टी का मतलब टी हाफ पर अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी?
अरे आधी हो जाएगी, और हमको पता है प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, आर नॉट, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अरे आर नॉट अपॉन टू, आर बराबर आर नॉट अपॉन टू। ठीक है, इसको चाहे तो आप क्या कह सकते हैं, समीकरण 4 से हो गया ना, ये लो, इसको समीकरण नंबर 1 दे लो, चलो देखो ये समीकरण नंबर हो गया आपके 1। तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर देखना आप क्या होगा, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो टी की जगह टी हाफ रख दो आप, तो के बराबर क्या होगा आपकी, अरे आर नॉट, तो ऐसे कैसे है, माइनस क्या होगा, तो आर की जगह क्या रखोगे आप, आर नॉट, अरे आर की जगह क्या रखोगे आप, आर नॉट अपॉन टू, और अपॉन में क्या चल रहा है आपकी, टी की जगह क्या रखोगे आप, टी हाफ। अब देखो टी हाफ को मैं इधर ले जाऊं तो के को नीचे ले आऊंगा, अरे टी हाफ को इधर लेके जाऊंगा तो के नीचे आ जाएगा ना, और देखो एक आर नॉट है ही, अरे आगे कुछ नहीं, इसका मतलब एक, और ये कितना है, आधा, अरे तो एक में से आधा जाता है तो आधा ही तो बचता है, तो क्या हो जाएगा ये, अरे ये हो जाएगा, देखना आप, देखो टी हाफ बराबर क्या होगा, अरे टी हाफ बराबर क्या होगा बच्चों, एक आर नॉट में से आधा आर नॉट गया तो क्या बचा, आधा आर नॉट है, अरे आधा आर नॉट, ये लो बच गया, और देखो के कहां आएगा, नीचे, तो ये क्या हो गया, अरे शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का सूत्र हो गया, शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का क्या हो गया बच्चों, सूत्र, ये लो। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना, देखो केमिस्ट्री में फॉर्मूले हैं आपको वो डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे आप 10th क्लास तक मैथ पढ़ते थे ना, उसमें फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद हो, ऐसे ही यहां भी फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए सुनिए आप, ये फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है, ये लो, तो टी हाफ बराबर क्या है, आर नॉट अपॉन टू के, तो इसका मतलब क्या है, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, ये लो, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है ना, वो देखो अरे आर नॉट के कैसा है, समानुपाती, इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की कैसा है, समानुपाती, इसका मतलब अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बढ़ेंगी तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल भी अरे बढ़ेगा, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल भी क्या होगा बच्चों, अरे बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या कह सकता हूं मैं यहां से, देखना देखना आप क्या कह सकते हैं यहां से, कि समीकरण 4 से, सॉरी समीकरण 4 नहीं, समीकरण 2 से, अरे समीकरण 2 से क्या कहेंगे अपन, कि टी हाफ समानुपाती है किसकी, आर अरे नॉट के, इसका मतलब क्या होगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है, अरे वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की कैसा है, समानुपाती, इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि अर्थात शून्य कोटि, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों की, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की, सांद्रता के समानुपाती होता है, सांद्रता की कैसा होता है बच्चों, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल है, ये अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की कैसा होता है, समानुपाती। इसका मतलब क्या करें अपन, कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या करें अपन, अरे ग्राफ ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें हैं, क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों, ग्राफ, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, सुनिए आप, यानी मैं यहां ले लेता हूं, ये लो,
और ये ग्राफ में क्या होगा देखना, एक तो ले लेते हैं अपन क्या, अरे टी हाफ, ये लो टी हाफ ले लिया मैंने, ये लो, और इधर मैंने क्या ले लिया, अभिकारकों की प्रारंभिक अरे सांद्रता, तो इधर तो मैंने ले लिया टी हाफ और इधर क्या ले लिया मैंने, प्रारंभिक सांद्रता। तो ग्राफ कैसा आएगा देखो, अरे ग्राफ ऐसा आएगा देखो, कैसा, ऐसा आएगा देखो, ऐसा ग्राफ आएगा कि टी हाफ, ये आर नॉट बढ़ेगा तो टी हाफ भी बढ़ रहा है, अरे आर नॉट बढ़ेगा तो टी हाफ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समानुपाती में ऐसे होता है ना, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। देख लो, अरे जैसे मान लो प्रारंभिक सांद्रता जीरो थी तो टी हाफ भी जीरो है, जैसी प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाई मान लो यहाँ तक की, तो फिर टी हाफ भी क्या हो गया, अरे यहाँ टच कर रहा है ना, तो टी हाफ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ेगा, तो क्या हुआ कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की कैसा है, समानुपाती, अर्थात अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल भी अरे बढ़ेगा, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल भी क्या होगा बच्चों, अरे बढ़ेगा। पर देखिए आगे एक चीज और देखिए, अगर आपको ग्राफ ऐसा दे दे, अगर आपको ग्राफ ऐसा दे दे, कैसा देखना, हाँ जी, ऐसा ग्राफ दे दे मान लो आपको, कैसा ग्राफ, ऐसा, सुनिए, और इसमें क्या दे दे हमको, अरे वही आर नॉट दे दे, क्या दे दे, आर नॉट, ठीक है ना। और इधर क्या दे दे आपको, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अरे अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के बीच में ग्राफ दे दें, ये लो, इधर मैं ले लेता हूं, चलो उल्टा कर देता हूं, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग है ना, यानी इधर तो मैं ले लेता हूं वेग, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग, और इधर मैं क्या ले लेता हूं, अभिकारक की प्रारंभिक अरे सांद्रता। तो देखो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता में इधर ले लेता हूं तो क्या होगा, शून्य, देखना अपन ने पीछे क्या पढ़ा है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी यूं कह दो शून्य घात पर निर्भर करता है, इसका मतलब निर्भर करता ही नहीं, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की अरे सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं। अब जब करता ही नहीं तो ग्राफ कैसा आएगा, अरे आप आर नॉट को बढ़ाओ घटाओ उससे कोई फर्क अरे नहीं पड़ने वाला, तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, ऐसा कांस्टेंट लाइन। देखो अरे सांद्रता बढ़ा रही तब भी ये वेग क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, वेग कैसा बना हुआ है, कांस्टेंट। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अरे अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के बीच ग्राफ बनाइए, तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है, जबकि अर्धायु काल और किसके बीच, प्रारंभिक सांद्रता के बीच ग्राफ बनाना है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसा, जबकि वो कैसी है, ऐसी कांस्टेंट लाइन है तो स्ट्रेट ही, पर कैसा है, कांस्टेंट है, क्यों, अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता ही नहीं है शून्य कोटि का, ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ आपको याद रखना है। अब सुनिए आगे की बात, एक हम देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के क्या, अरे शून्य कोटि अभिक्रिया के हम देखते हैं एग्जाम्पल, हाँ जी, शून्य कोटि अभिक्रिया के क्या देखते हैं अपन, एग्जाम्पल, शून्य कोटि अभिक्रिया के क्या देखते हैं अपन, एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, अर्धायु काल, हाँ जी, अब देखते हैं अपन इसके एग्जाम्पल, देखो अब शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, दो उदाहरण दे रखे हैं आपके इसमें, क्या लिख रहे हैं अपन, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के का उदाहरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, ये लो शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, हाँ जी,
शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण देखिए आप, उदाहरण क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। हाँ जी, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण ये लो। देखिए पहला उदाहरण तो क्या है, सुनना। फर्स्ट उदाहरण ले लेते हैं अपन, क्या कि मान लो प्लेटिनम की सतह ले ली, यानी उच्च दाब पर प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन, यानी एक तरीके से अमोनिया का उत्प्रेरकीय अपघटन। वो भी कौन सी कोटि की अभिक्रिया? आपके शून्य कोटि की। तो क्या कहेंगे? उच्च दाब पर उच्च दाब पर उच्च दाब पर उच्च दाब पर अमोनिया का उत्प्रेरकीय अपघटन। अमोनिया का उत्प्रेरकीय मीन्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन। ये लो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया अमोनिया 2NH3, और इधर क्या ले रखा है अपन ने बच्चों? अरे इधर क्या ले रखा है अपन ने? ये प्लेटिनम की सतह, और इधर क्या ले रखा है अपन ने? हाई प्रेशर। ये लो, तो फिर क्या होगा? ये टूट जाएगा। और कैसे टूटेगा? अरे ये ऐसे टूटेगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया, एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया एनसीईआरटी वाले एग्जांपल दोनों। एक HI का उष्मीय वियोजन, एक कौन सा है आपके? HI का उष्मीय वियोजन। ये टेम्परेचर है आपकी कितना? टेम्परेचर है आपके 1123 केल्विन, यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, HI का उष्मीय वियोजन। HI का उष्मीय वियोजन यानी गोल्ड की सतह पर। ये प्लेटिनम किसका काम कर रहा है बच्चों? अरे उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये प्लेटिनम किसका काम कर रहा है? अरे उत्प्रेरक का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या है दूसरा? कि HI का, या ऐसे लिख दूं मैं, देखो ये लो, स्वर्ण सतह पर, यानी सोना ले लिया, प्लेटिनम का काम करेगा। क्यों? डी ब्लॉक के जो अरे धातु है ना, डी ब्लॉक वाले तत्व हैं, धातु होते हैं सारे, और ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। NiPT, गोल्ड वगैरह है, ये सारे किसका काम करते हैं? आपके उत्प्रेरक का। तो क्या लिखा मैंने? स्वर्ण सतह पर HI का उष्मीय वियोजन, यानी हाई टेम्परेचर दे दो आप, उस पर वियोजन, उष्मीय वियोजन। जैसे अपन ने ऐसा लिख दिया HI, ये लो, ये 2HI, और इसका उष्मीय वियोजन करवा रहे किसकी? गोल्ड की सरफेस पर। किसकी सरफेस पर बच्चों? अरे गोल्ड की सरफेस पर। उष्मीय वियोजन का मतलब ये लो टेम्परेचर दे दो, तो इससे क्या होगा? अरे इससे क्या होगा बच्चों? ये HI है, डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? H2 गैस प्लस I2 अरे गैस में। यानी HI का उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब उसमें वियोजन। ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। और अगर ये गोल्ड नहीं लेते हैं तो फिर ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, फेमस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी? सेकंड ऑर्डर। कब? जब उत्प्रेरक नहीं लें, और उत्प्रेरक ले लिया तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो आपके दो दे रखे हैं एग्जाम्पल, एक और चाहो तो मेरी तरफ से लिखना चाहो तो ये लो, एक H2 प्लस Cl2, इससे किसका निर्माण? अरे HCl का निर्माण। किसका निर्माण बच्चों? HCl का। और किसकी सतह पर? मतलब सतह क्या यहाँ, मतलब परावैंगनी प्रकाश लेते हैं। क्या लेते हैं?
या सूर्य का प्रकाश, सनलाइट कह दो। भाई पराबैंगनी प्रकाश क्या है? सूर्य के प्रकाश का एक भाग ही तो है। तो सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अरे हाइड्रोजन और क्लोरीन से किसका निर्माण? HCl का निर्माण। तो ये भी क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। बाकी दो तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी, दो तो आपको याद रखनी है, एक तो HI का उसमें वियोजन और एक अमोनिया का अपघटन किसकी सतह पर? प्लेटिनम की सतह पर, उच्च दाब पर। ठीक है, और उच्च ताप 1130 केल्विन टेम्परेचर भी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के क्या हुए बच्चों? उदाहरण। अब कल हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया को करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हो। 723 सब्सक्राइबर हो गए अपने, लगातार बढ़ रहे हैं। 1 2 4 ऐसे 5 भी बढ़ जाते हैं कई बार। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना।